क्या आपको पता है पैसा क्या है? व्हाट इज मनी? पैसा सबके लिए एक जैसा बिल्कुल भी नहीं। असल में कोई भी पैसा पैसे के लिए अर्न नहीं कर रहा होता। हर एक के लिए अलग अलग रीजन। किसी के लिए पैसा उसके ख्वाब है, किसी के लिए पैसा उसके माँ बाप की मेडिसिन है, मीन्स उनकी लाइफ, किसी के लिए उसका घर है, किसी के लिए उसकी फैमिली कंडीशन है, किसी के लिए उसके बच्चे की स्टडी है, किसी के लिए दिखावा है, किसी के लिए उसके बहन की शादी है। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि पैसा सबके लिए एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए डिफरेंट चीज है। हम मोटरसाइकिल चलाने वाले को इतनी इज्जत नहीं देते जितनी हम क्रूजर चलाने वाले को देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सोसाइटी का नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि अगर पैसा होगा तो इज्जत होगी, वरना कोई इज्जत नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या हम बैंक के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के अंदर बैठे मैनेजर से एक ही लहजे में बात करते हैं? हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हम 3 तरह से पैसों को दिखाएंगे। पैसे से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी, ये पैसे कब, क्यों और कहां से स्टार्ट हुए थे, और अब पैसे के बाद हमारी लाइफ कैसी बन गई है। आखिर क्यों इसी पैसे को सब कुछ समझा जाता है, और अगर पैसा ही सब कुछ है तो हम बहुत सारा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। आइए जानते हैं इन सब बातों के राज आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। आई ऑन द अनसीन प्रेजेंट्स द मनी ट्रैप। Money is not the most important thing in life, but it is reasonably close to oxygen. When you need it, you really do need it. And here's something rather fascinating. The more of the things you have that money won't buy, those are the things that will enable you to get more of the things that money will buy. When you don't have money, people say, "Who are you?" But when you have money, it's, "Hey, how are you? Long time no see. You look so beautiful, handsome, and amazing." That's the power of money. Write this down right now. I am so happy and grateful now that I have multiple sources of income. I had an affirmation that I used for years, still use it. I'm so happy and grateful now that money comes to me in increasing quantities through multiple sources on a continuous basis. If you write that out every day for the next 30, 60 days, you're going to become very, very aware of having multiple sources of income. And if you keep doing that, ultimately you're going to If you want to do what JP Morgan does, we move $10 trillion of money around the world every day. We bank some of these companies in 30 countries. We bank countries. We bank the World Bank, the IMF. We bank the United States government. You have to be big. You can't do those things and be small. By deciding to spend all this money in the next 20 years, we can get a lot more done. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पैसे कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट हुए। पैसा जब नहीं था तब हमारी लाइफ ऐसी थी। तब सब लोग बहुत खुश हुआ करते थे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे। पहले के ज़माने में अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो एक दूसरे से ले देकर पूरी कर देते थे, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शुगर चाहिए और उसके पास राइस ज़्यादा है तो वो किसी ऐसे को ढूंढता जिसके पास शुगर ज़्यादा हो और उसे राइस की ज़रूरत पड़ती हो, तो वो आपस में मिलकर शुगर और राइस का एक्सचेंज कर देते, जिसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं आज के दिन, यानी कुछ लेना और देना। पहले तो यही सब चलता था, लेकिन बाद में लोगों के दरमियान इस बात की कंफ्यूजन होने लग गई कि कितनी शुगर देकर कितने राइस लेने चाहिए, ये शुगर ज्यादा महंगी है या राइस। इस टाइप की डिफरेंट चीजों में कंफ्यूजन होने लगी, क्योंकि तब पैसे वगैरह तो होते नहीं थे, तो किसी चीज का रेट भी फिक्स नहीं था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गोल्ड यानी सोने का सफर। और एक बात याद रखिएगा कि तब गोल्ड रॉक की शेप में होता था, क्योंकि तब कॉइन का कॉन्सेप्ट नहीं था और ना ही कोई करेंसी का कॉन्सेप्ट था, ना ही कोई ऐसी डिवाइसेस थी जिनसे गोल्ड के कॉइन बन सके। बहुत सालों तक सोने का यही कारोबार चलता रहा और बहुत आसानी से लोग एक दूसरे से चीजें खरीदते और बेचते रहे। इसी तरह चीजों के रेट डिसाइड हुए। जो चीज ज्यादा प्रोडक्शन में है वो थोड़े से गोल्ड में मिल जाती थी, जिस चीज की प्रोडक्शन थोड़ी है वो ज्यादा गोल्ड में मिलती थी। इस तरह गोल्ड दुनिया की पहली करेंसी बना और चीजों के रेट्स की लोगों में सेंस आई। उसके बाद लोगों को अगेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। इतने सारे गोल्ड को साथ रखना, उसे उठाना, मार्केट में ले जाना। गोल्ड रॉक की फॉर्म में होता था तो तब बहुत भारी भी होता था और साथ में इसके चोरी होने का डर भी बना रहता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका एक और सोल्यूशन निकाला जाए। तो सोल्यूशन ये निकला कि वो अपना सारा गोल्ड ज्वेलर्स यानी सुनार के पास रख देते। सुनार उन्हें एक रसीद बना कर देता, जिसे आज के दौर में हम कहते हैं IOU, मींस आई ओन यू, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ कह सकते हैं। आसान वर्डों में उन रसीदों को पैसों के नोट कह सकते हैं। ये रसीद देने का पर्पस जस्ट इतना था कि अगर किसी को कुछ चाहिए होता तो वो यही रसीद दिखाकर जो चीज चाहिए होती वो ले लेता। ये आइडिया लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो अपना सारा सोना सुनार के पास रखा कर रसीद हासिल करके इसी तरह ट्रेड करने लगे। जिसका नुकसान ये हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं रसीदों पर चलने लग गया। जब ज्वेलर्स ने देखा कि लोग रसीदों से ही कारोबार कर रहे हैं और अपना सोना लेने वापस नहीं आ रहे, तो उन्होंने स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। ये दुनिया का पहला स्कैम था। उन्होंने पूरा का पूरा सोना अपने पास रख लिया और मजीद रसीदें बनाकर देने लग गए। इस तरह जो भी सोना होता वो सारा का सारा उन्हीं के पास आ जाता। जब उनको किसी चीज की भी जरूरत होती तो वो खुद से रसीद बनाकर कुछ भी खरीद सकते थे। और एक टाइम तो आ गया था जब ज्वेलर्स बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे ऐसा करते करते। ये थी हिस्ट्री ऑफ मनी। फिर बाद में वेस्ट में ये सिस्टम हुआ कि रसीदों को थोड़ा और अच्छा बनाया गया। उस पर वक्त के बादशाह
बादशाह की पिक भी होती थी जिनको हम आज नोट कहते हैं। इसी तरह गोल्ड और सिल्वर के कॉइन भी बने और आज के दिन जिस कंट्री के कॉइन या करेंसी हैं उसके फाउंडर की पिक नोट्स और कॉइन पे होती है। तो इस तरह दुनिया का पहला स्कैम हुआ था कि जिसमें गोल्ड कलेक्ट कर लिया गया था और खुद रख लिया गया था स्पेशली बाय गवर्नमेंट। अपनी करेंसी जो कि जस्ट एक कागज थी उसे मनी का नाम दे दिया गया। ये पैसा नहीं था तो रिश्तों को सब कुछ समझा जाता था। पहले जब किसी के पास अपना घर नहीं होता था या उसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी तो जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो उसे बुलाता और कहता जहाँ से मर्जी चाहिए जमीन ले लो और अपना घर बना लो और सुकून से अपनी लाइफ स्पेंड करो। पैसों से पहले ना किसी को कोई लालच होती थी, ना कोई खुद को बड़ा समझता था और एक दूसरे की हेल्प करके अपने और दूसरे की लाइफ को आसान बनाया जाता था। ना कोई किसी को बुरा समझता था और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता था। ना ही किसी को किसी से हसद होता था और ना ही कोई किसी को दौलत के लिहाज से उसे इज्जत देता था। हर किसी के बराबर के हकूक होते थे और हर कोई एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बहुत खुश था। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक विलेज में एक शादी थी और वहाँ एक आदमी गया। वहाँ विलेज में एक मैरिज हॉल बना हुआ था। वो हॉल इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें एक टाइम पे 20,000 लोग आराम से मैरिज हो सकते थे। जिसकी बेटी की शादी थी उससे उस आदमी ने पूछा कि क्या ये हाल आपका है? तो उन्होंने कहा मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ और मैं अपनी जमीनें काश्त करता हूँ। ये जो आप मैरिज हॉल देख रहे हैं ये हमारे पूरे गाँव का है। वो आदमी हैरान हुआ और पूछा पूरे गाँव का कैसे? उन्होंने बताया एक दिन हमारे गाँव में कहीं से 4 हॉर्स के बच्चे आ गए थे और उन्हें एक ट्री के साथ बांध दिया। अब जब उनके पास से कोई भी विलेज वाला गुजरता तो उन्हें घास डाल देता या उनकी जरूरत पूरी कर देता या मे भी उन्हें पानी पिला देता। वक्त गुजरता गया और वो घोड़े बड़े होते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स आया और वो घोड़े उसे पसंद आ गए तो वो उन्हें बहुत सारा सोना देकर खरीद ले गया। सारे विलेज वालों ने फैसला किया कि यहाँ बच्चों की शादी करवाने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्यों ना वही बना ली जाए। तो उसने बताया तो ये जगह हमने तब बनाई थी और यहाँ गाँव के हर शख्स का हिस्सा है। अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अक्लमंदी का काम भी किया। न किसी ने किसी के लिए हसद रखा और ना ही किसी को किसी से एतराज हुआ और ना ही किसी ने ये सोचा कि उन 4 घोड़े के सारे पैसे मैं खुद ही रख लूं। ये था पैसों से पहले का सिस्टम और अब आपके सामने है सब कुछ। अब हमने खुद को पैसों के एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हमारे लिए पैसा ही सब कुछ बन चुका है और रिश्तों की कोई जरूरत नहीं रह गई। ना ही किसी को किसी की फिक्र है और ना ही किसी को किसी का एहसास, बल्कि अब तो पैसा एक ऐसी जरूरत बन चुकी है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं। हम पैसों के इस ट्रैप में इतना फंस चुके हैं, इतना खुद को हमने इसमें डाल लिया है कि अब हम पैसों को जिंदगी मानने लग गए हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। पैसा कभी भी जिंदगी नहीं हो सकता और ना ही ये जिंदगी खरीद सकता है। लेकिन आज के दौर में हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। सबको चाहिए तो बस पैसा, पैसा और पैसा। अरे कोई इनसे पूछे तो सही, क्या पैसा तुम्हारी जिंदगी खरीद सकता है जब तुम मर चुके हो? क्या पैसा तुम्हें सुकून खरीद कर दे सकता है जब तुम परेशानी में हो? चले इस बात को मानते भी हैं कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन दुनिया की 90% चीजें खरीद सकता है, बाकी 10% वो नहीं खरीद सकता। ना पैसा मौत से जिंदगी खरीद सकता है और ना ही तंगी से सुकून खरीद सकता है। बट वी नो दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के दौर में मनी के बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो आपको मनी से पहले के हालात बताए थे वो इसलिए कि तब इंसानियत पैसों से बड़ी होती थी। अब हमें ये देखना होगा कि क्यों हम अपनी ज़रूरतों के मुताबिक पैसा अर्न नहीं कर पा रहे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा माइंडसेट कि हम पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई बच्चा घर में किसी चीज़ की मांग करता है तो उसे ये कहा जाता है कि पैसा पेट पर नहीं उगता और ना ही तुम्हारा बाप हराम कमाता है और भी बहुत कुछ। अब आप ज़रा मुझे बताएं, क्या जिस बच्चे ने हमेशा यही सुन रखा हो कि पैसा पेट पर नहीं उगता तो उसका पैसों को लेकर क्या माइंडसेट बनेगा? उसका माइंडसेट पैसों को लेकर ये बनेगा कि पैसे कमाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। और अगर उसे कोई ये कहेगा कि तुम्हारा बाप हराम नहीं कमाता तो उसका माइंडसेट ये बनेगा कि जो लोग भी ज्यादा कमाते हैं, जो लोग भी उससे ज्यादा अमीर हैं, वो सब हराम कमाते हैं, जिससे उसके माइंड पर पैसों को लेकर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक लड़का जो एक बस में सफर कर रहा था, अचानक उसकी बस के साथ एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज आकर खड़ी हो गई। अब उसके जहन में तो ये है कि जो वो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी से तो वो ये कार कभी नहीं खरीद सकता। तो वो ये सोचता है कि जरूर ये कार वाला आदमी हराम ही कमा रहा होगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही पैसों को लेकर यही बनाया गया है, चाहे उस कार वाले आदमी ने हलाल ही कमा कर क्यों ना खरीदी हो। अब आप मुझे बताएं, क्या उस लड़के का माइंड उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके हलाल तरीके से ये कार खरीदने का कहेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट ही यही बना दिया गया है कि वो हराम कमा कर ये कार खरीद पाएगा, जो कि 100% रॉन्ग है। अब इसमें सेकंड नंबर पर आता है हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, जो कि हमें पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते ही नहीं है। हमें किसी भी एजुकेशन सिस्टम के इदारे में ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे अर्न करना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। नो एनी इकोनॉमिक्स अबाउट मनी, नो एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स एंड सिस्टम्स। बस डिग्री के पीछे लगा दिया जाता है। कभी किसी ने ये सिखाया नहीं कि व्हाट इज मनी, हाउ वी कैन अर्न मनी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, हाउ वी कैन स्पेंड इट वाइजली एंड प्रॉपर्ली। इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। यही वजह है कि डिग्री हासिल करने के बाद भी अपनी आधी लाइफ
एजुकेशन में गुजरने के बाद भी स्टूडेंट को ये तक पता नहीं होता कि आगे क्या करना चाहिए, और बहुत से लोगों के अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इवन वो किसी से किसी टॉपिक पर बात कर सके। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे करे भी क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनके अपने बिजनेस मॉडल पर इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर स्कूल में ही बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि पैसा कैसे अर्न करना है तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा, या अगर कॉलेज में उसे ये सिखा दिया जाए कि पैसा कैसे अर्न करना है तो वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा। तो अपने बिजनेस को कायम रखने के लिए वो इस किस्म का कुछ भी नहीं पढ़ाते। अगर सच में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने से पैसा बनता होता तो टीचर्स आज दुनिया में सबसे रिच होते। थर्ड नंबर पर जो चीज आती है वो ये कि हमने मेहनत को पैसों से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसा मिलेंगे। नो, मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। मनी तो एक स्मार्ट चीज का नाम है। इसकी एग्जांपल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे कम सैलरी एक मजदूर की होती है। हालांकि उसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता, बट फिर भी हम उसके काम के उसे इतने कम पैसे देते हैं। और इसी का उल्टा एक कंपनी का CEO को देख लीजिए, वो जस्ट ऑफिस में आता है, विजिट करता है और आराम से बैठकर मिलियंस कमा रहा होता है। तो ये 100% गलत है कि जो जितनी मेहनत करता है वो उतना ही अमीर होता है। फोर्थ नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये कि हमने स्टडी को मनी के साथ बिल्कुल रिलेट कर दिया है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना अमीर, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। जब भी कोई उनसे पूछता है कि जॉब क्यों नहीं लग रही आपकी, तो उनका एक ही बात होती है, ड्यू टू लेस वैकेंसीज देयर आर नो जॉब्स इन आवर कंट्री। अब कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं पढ़ोगे तभी पैसा कमाओगे? अब जो लोग ऐसा बोलते थे वही आपको बोलेंगे कि फारिग रहते हो, कोई काम ही कर लो। तब जाकर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि लेबर वर्क, और आप पूरा दिन मेहनत करने के बाद सबसे कम सैलरी लेकर घर जाते हैं। व्हाट इज दिस? फिफ्थ नंबर पर जो चीज आती है वो ये कि हमने हमेशा से सुन रखा है कि पैसा इंसान को मगरूर बना देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मगरूर हमेशा वो होता है जिसको किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं होता, ना मौत का ना अपने खुदा का। वो इसी दुनिया के दिखावे में आकर कर लेता है सब कुछ। लेकिन हमने इसे भी पैसों से रिलेट कर लिया है। जिससे भी पूछो, बच्चे से लेकर बड़े तक, सब तो यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसे ना कमाएं वरना मगरूर हो जाएंगे। यानी कि ख्वाहिश ही नहीं है अमीर होने की, अपने आप पर इतना भरोसा भी नहीं है कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं चैरिटी करूंगा या अपने रिलीजन को आगे बढ़ाऊंगा, गरीबों मस्किनों को खाना खिलाऊंगा या जरूरतमंदों की मदद करूंगा। लेकिन नहीं, हमें तो पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि वो मगरूर बना देता है। और आखिर में यही लोग अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए कर्ज लेते फिरते हैं और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स पर उधार मांगते रहते हैं। 6 नंबर पर जो चीज़ आती है वो है हमारी सोसाइटी और हम खुद भी। एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने पैसे वाले को इज्जत देना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपने खुद भी देखा होगा, हम मोटरसाइकिल चलाने वाले को वो इज्जत नहीं देते जितनी हम क्रूजर चलाने वाले को देते हैं। हम मजदूर से उस तरह बात नहीं करते जिस तरह हम सुपरवाइजर से बात करते हैं। हम कहीं होटल पर जाएं तो वेटर से उस तरह रिस्पेक्ट से बात नहीं करते जिस तरह हम मैनेजर से करते हैं। हम बैंक में जाएं तो बाहर खड़े गार्ड से और मैनेजर से सेम तरह से बात नहीं करते। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो कि ये शो करती हैं कि हमारा बिहेवियर, ट्यून, एटीट्यूड और रिस्पेक्ट भी इसी तरह से चेंज होते हैं सामने वाले को देख के। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों हम लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि अगर ये लोग ना हों जिनसे हम रिस्पेक्ट से बात नहीं करते तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद, अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव्स का और अपनी सोसाइटी का ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये सोच बनाते हैं कि पैसा होगा तो इज्जत होगी, पैसे के बगैर तुम कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? जब पैसा नहीं था तब क्या लाइफ नहीं गुजर रही थी? क्या हमारी सोच पैसे ने इतनी बदल दी है कि हम अगले इंसान को इंसान तक नहीं समझते? बिल्कुल नहीं, पैसे ने हमारी सोच नहीं बदली, बल्कि हमने इसको खुद बदला है। पैसा तो हमारी लाइफ आसान बनाने का एक जरिया है, लेकिन हम कब ये समझेंगे और अपनी सोसाइटी की सोच बदलेंगे, और कब हम पैसों से बढ़कर एक स्किल वाले, सच्चे और हलाल काम करने वाले को इज्जत भी देंगे? अगर कायदे आज़म मोहम्मद अल जिन्ना को मालूम होता कि पैसों के लिए लोग एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाएंगे, इन पैसों के जरिए लोग अपनी इज्जत करवाएंगे, इन पैसों के जरिए लोग बेखौफ होकर खुद को सबसे ऊंचा समझेंगे, जो दिल में आए वो कर सकेंगे पैसों की हेल्प से, तो आई एम 101% श्योर कि वो इस करेंसी पर कभी भी अपनी तस्वीर ना छपवाते। अब वक्त आ गया है इन सब चीज़ों से निकलकर अपने माइंडसेट को तब्दील करने का, बहुत सारे पैसे अर्न करके अपनी और गरीबों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का। आजकल के लोग पता नहीं क्या अपनी शादियों पर करोड़ करोड़ रुपीस खर्च करते हैं, और हमारी यूथ उनको देखकर इतनी खुश हो रही होती है कि वाह क्या पर्सनैलिटी है इनकी। हालांकि ये सब फजूल काम है जो कि हमारे इस्लाम में भी हराम है। ज़रा सोचिए, जितना खर्चा आज ये अपनी एक शादी पर करते हैं, अगर ये शादी सादगी से इस्लाम के मुताबिक हो जाती, और जितना खर्चा आज एक्सपेंस हुआ है अगर गरीबों को दे दिया जाता जिनके पास सर ढकने के लिए घर नहीं है, या अगर किसी ब्लड हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाता, या गाज़ा फ़लस्तीन के विक्टिम्स के लिए डोनेट कर दिया जाता, तो क्या इनकी लाइफ नहीं गुजर सकती थी? अब वक्त है हमें मनी को समझना होगा, मनी की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, और इसे बहुत सारा अर्न करके अच्छी जगह पर स्पेंड करके खुद को और सबकी लाइफ को बेहतर बनाना है। हमें पैसे से बढ़कर इंसानियत और स्किल को तरजीह देनी है और अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करना है। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ में गलत है वहाँ पर अपने आप को करेक्ट करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट
ڈاکومنٹری میں. تب تک کے لیے بائے.